हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम 7 और 8 फरवरी को होने वाला है, तो उसी क्रम में मैंने आज ये क्लास आप लोगों के लिए रेडी की है, जिसमें पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर और थार्नडाइक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के एग्ज़ाम्स में सीटेट के, वो सारे लगभग सारे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं लेके आई हूँ आपके लिए, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। दोस्तों, बिना पी वाई क्यू के आप सीटेट क्लियर नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर से पी वाई क्यू लगाया कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जो पी वाई क्यू करें वो ओ एम आर सीट पर ही करें। उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको स्पीड का भी पता चलेगा और आसानी से आप समय का प्रबंधन करते हुए एग्ज़ाम में चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के बच्चे में निम्न में से कौन सी क्षमता पहली बार विकसित होती है। बताएंगे इसका सही आंसर। ऑप्शन देखिए। काल्पनिक सोच, संरक्षण का नियम, संरक्षण की समझ, प्रतीकात्मक खेल, आत्म केंद्रित सोच। तो 7 से 11 वर्ष बच्चा किस स्टेज में होगा बताइए। बच्चा होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें बच्चे में संरक्षण की समझ डेवलप्ड हो गई होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कक्षा 6 का छात्र यह समझता है कि अलग अलग आकार के बर्तनों में रखे पानी की मात्रा समान होती है। यह किस संज्ञानात्मक विशेषता को दर्शाता है बताइएगा। ऑप्शन है परिवर्तनशीलता, संरक्षण, केंद्रीयकरण या कल्पनाशीलता। तो देखिए, बच्चा समझ रहा है कि बर्तन चाहे बदल दे लेकिन पानी की मात्रा समान रहेगी, तो यह गुण संरक्षण का होता है, अर्थात बच्चे में संरक्षण का गुण डेवलप्ड हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यदि कोई छात्र किसी समस्या को उल्टी प्रक्रिया से हल कर सकता है तो यह पियाजे के किस अवधारणा का उदाहरण है। समाकलन, अनुकूलन, परिवर्तनशीलता या आत्मसात। तो समाकलन आपको पता नहीं होगा, अनुकूलन भी नहीं होगा, यह हो जाएगा परिवर्तनशीलता यानी कि रिवर्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्न में से कौन सा गुण कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में नहीं पाया जाता है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक स्टेज अवस्था में कौन सा गुण पाया जाना संभव नहीं है। तार्किक सोच, वर्गीकरण की क्षमता, अमूर्त चिंतन और संरक्षण की समझ। तो आपको पता है कि बच्चे में तार्किक सोच डेवलप्ड हो जाती है, वर्गीकरण भी वो करने लगता है और संरक्षण की भी समझ उसमें डेवलप्ड हो जाती है। तो देखा जाए तो ये सारे जो गुण है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है। जो नहीं है वो है अमूर्त चिंतन का, क्योंकि ये फॉर्मल स्टेज में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमूर्त चिंतन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कक्षा 7 के विद्यार्थी वस्तुओं को आकार, वजन और रंग के आधार पर समूहित कर सकते हैं। यह किस क्षमता को दर्शाता है। देखिएगा, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकता है। तो वर्गीकृत करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे। केंद्रीकरण, वर्गीकरण, प्रतीकीकरण या आत्मकेंद्रीकरण। तो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे बच्चा क्लासिफाई कर ले रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, जो कि है वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पियाजे के अनुसार 6 से 8 वर्ष का बच्चा निम्न में से किस प्रकार की समस्याओं को सबसे अच्छे से हल कर सकता है। तो 6 से 8 वर्ष की अवस्था में बच्चा किस स्टेज में होगा। आपको पता है कि पियाजे ने बच्चे के विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में वर्गीकृत किया था, जिसको हम SPCF कहते हैं। SPCF, इसको ऐसे याद करते हैं। ये होता है सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष, ये होता है प्री ऑपरेशनल 2 से 6 वर्ष, ये होता है कॉन्क्रीट 6 से 8 वर्ष और ये होता है फॉर्मल 6 से 11 वर्ष और ये होता है 11 से आगे जो भी है। तो बच्चा किस वर्ग में है। 6 से 8 वर्ष, यानी कि वो आएगा कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कौन से गुणों का कौन सा सबसे अच्छे से हल कर सकता है, किस प्रश्न का सबसे अच्छे तरीके से उत्तर दे सकता है। तो पहला देखिए, काल्पनिक परिस्थितियों पर आधारित, ये तो फॉर्मल स्टेजेज के गुण हैं। अमूर्त गणितीय समस्याएं, ये भी फॉर्मल स्टेज में कर पाएगा। दार्शनिक प्रश्न भी फॉर्मल स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज है। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ठोस वस्तुओं पर आधारित तार्किक समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यदि शिक्षक कक्षा 6 के बच्चों को केवल मौखिक व्याख्यान से पढ़ाता है
तो वह पियाजे के अनुसार क्यों कम प्रभावी होगा, बताइएगा। ऑप्शन है, बच्चे भाषा नहीं समझते, बच्चे अमूर्त सोच में कमज़ोर होते हैं, बच्चे सामाजिक संपर्क नहीं चाहते, बच्चे स्मृति का उपयोग नहीं करते। तो देखिए, बच्चे कक्षा 6 में पढ़ रहा है, यानी कि वो होगा कॉन्क्रीट स्टेज में, और कॉन्क्रीट स्टेज में बच्चा अमूर्त सोच करने में कमज़ोर होगा। वह जब फॉर्मल स्टेज में होगा तब उसकी अमूर्त क्षमता विकसित होगी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अमूर्त सोच में कमज़ोर होते हैं और टीचर ऐसे लेक्चर देता जाएगा, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाएगा तो उसको समझ कम आएंगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 8, एक ही वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देख पाना पियाजे के किस चरण की विशेषता है, बताइएगा। पूर्व संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल या संवेदी गतिक अवस्था। तो ये हो जाएगा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कक्षा 8 का छात्र यह समझता है कि 5 + 3 = 8 और 8 - 3 = 5। यह उदाहरण है किसका, बताइएगा। संरक्षण, कंजर्वेशन, बिल्कुल नहीं है ये। परिवर्तनशीलता, हाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा परिवर्तनशीलता, यानी कि बच्चा रिवर्सिबिलिटी पहचान रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आवाज़ थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, काफ़ी दिनों से तबीयत सही नहीं चल रही है तो फिर आवाज़ में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और एडजस्ट कीजिए। पियाजे के अनुसार 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण रणनीति है, बताइएगा। जब बच्चा कॉन्क्रीट स्टेज में होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो सबसे अच्छी शिक्षण रणनीति क्या होगी। केवल व्याख्यान विधि, ये तो हायर स्टडी के लिए है। परियोजना व गतिविधि आधारित शिक्षण, ये शिक्षण हर वर्ग के बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में सही है। ऑप्शन देखिए, बच्चा पूर्णतः अमूर्त सोचने लगता है, बच्चा केवल आत्म केंद्रित होता है, बच्चा तर्क तो करता है पर ठोस वस्तुओं के साथ, बच्चा कल्पना का प्रयोग नहीं करता है। देखिए, बच्चा कल्पना का प्रयोग नहीं करता, ये गलत है। बच्चा कल्पनाशील होता है और इस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते आते वह कल्पना का प्रयोग करने लगता है। बच्चा पूर्णतः अमूर्त सोचने लगता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चा पूर्णतः अमूर्त सोचने के लिए उसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आना पड़ेगा, जो कि इसके बाद वाला चरण है 11+ की अवस्था। तो ये भी सही, यानी कि जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ये सारे तो इसके गुण हैं, लेकिन ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का गुण है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चा पूर्णतः अमूर्त सोचने लगता है, नहीं, इस उम्र में वो नहीं सोचता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, पियाजे के अनुसार यदि बच्चा एक ही गुण पर ध्यान केंद्रित करता है और अन्य गुणों की उपेक्षा करता है तो इसे कहते हैं संरक्षण, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण या वर्गीकरण। तो ध्यान से अगर प्रश्न देखेंगे तो आपको इस प्रश्न में ही इसका आंसर मिल जाएगा कि एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि इसको कहेंगे केंद्रीकरण, सेंट्रेशन जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पियाजे के अनुसार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निम्न में से क्या नहीं कर पाता है। ऑप्शन देखिए, संरक्षण को समझना, तार्किक तुलना करना, अमूर्त परिकल्पनाओं पर तर्क करना या वर्गीकरण करना। तो दोस्तों, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा संरक्षण को भी समझेगा, बच्चा तार्किक तुलना भी करेगा और बच्चा क्लासिफाई भी कर पाएगा, यानी कि वर्गीकरण भी कर पाएगा। सिर्फ बच्चा अमूर्त परिकल्पनाओं पर तर्क नहीं कर पाएगा इस स्टेज में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है कि यदि कोई छात्र कहता है कि बर्तन बदलने से दूध की मात्रा नहीं बदलती तो यह दर्शाता है आत्मसात, संरक्षण, प्रतीकीकरण, केंद्रीयकरण। तो आत्मसात तो होगा नहीं, आत्मसात तो जब बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के साथ साथ कोई नया ज्ञान अपने स्कीमा में फीड करता है वो होता है। संरक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा संरक्षण की अवधारणा को समझने लगता है। रीजन है क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अमूर्त काल्पनिक परिकल्पनाओं पर तर्क करता है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा संरक्षण की अवधारणा को समझने लगता है, बिल्कुल सही बात है। इस स्टेज में बच्चे को संरक्षण समझ में आने लगता है।
रीज़न दिया है क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अमूर्त एवं काल्पनिक परिकल्पनाओं पर तर्क करता है। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जहाँ भी अमूर्त की बात की जाए वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें ए सही हो और आर गलत हो। ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है पर आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि बच्चा यह समझ पाता है कि किसी समस्या का समाधान आगे और पीछे दोनों तरीकों से किया जा सकता है तो यह है, बताएंगे, संरक्षण, केंद्रीयकरण, परिवर्तनशीलता या आत्मसात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिवर्सिबिलिटी यानी कि परिवर्तनशीलता। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के अनुसार यदि बच्चा लंबाई और चौड़ाई दोनों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है तो यह दर्शाता है केंद्रीयकरण, संरक्षण, विकेंद्रीयकरण या आत्मकेंद्रिता। तो बताएंगे, बच्चा अगर ये समझ पाए कि मात्रा, अगर एक ही मात्रा को दो अलग अलग बर्तनों में रखा जाए तो उसकी मात्रा नहीं बदलती है, तो यह क्या दर्शाता है? यह होता है संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकता है। रीज़न दिया है क्योंकि बच्चा एक समय में केवल एक ही गुण पर ध्यान केंद्रित करता है। बिल्कुल गलत बात है ये। एजर्सन तो सही है कि बच्चा वर्गीकरण कर सकता है, और बच्चा एक समय में एक ही गुण पे अगर ध्यान देगा तो फिर वो वर्गीकरण कैसे करेगा? दोनों एकदम विरोधाभास सेंटेंस है। तो ऑप्शन ढूंढिएगा, ए सत्य लेकिन आर असत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पियाजे के अनुसार यदि बच्चा एक साथ कई विशेषताओं पर ध्यान दे पाता है तो वह किस प्रकार का संकेत है? केंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण, केंद्रिता या प्रतीकीकरण। दोस्तों, एक साथ कई विशेषताओं पर बच्चा ध्यान दे पा रहा है तो केंद्रीकरण तो नहीं होगा, आत्मकेंद्रिता तो एक ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है, प्रतीकीकरण जहाँ बच्चा सिंबल देख के सीखता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डिसेंट्रेशन यानी कि विकेंद्रीकरण हो जाएगा। आज पियाजे का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम वाइगोत्स्की के क्वेश्चन देखेंगे। सी टेट 2016 के संदर्भ में पियाजे के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। दोस्तों, चूंकि ये PYQ है तो 2016 में ये प्रश्न आया रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे डेट भी इन्होंने मेंशन किया है कि शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। ज्ञान का प्रत्यक्ष संप्रेषण करना नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे को निष्क्रिय श्रोता बनाना नहीं, बच्चे को एक्टिव लर्नर बनाना है। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना, केवल पाठ्य पुस्तक से बच्चा सीख के बोर हो जाएगा। सीखने के लिए वातावरण व अवसर उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये पियाजे के 20 क्वेश्चन रहे। आपको कैसे लगे ज़रूर से बताइएगा। चलिए देखते हैं अब आगे वाइगोत्स्की के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पर आधारित है? बताएंगे। ऑप्शन है जैविक परिपक्वता, व्यक्तिगत खोज, सामाजिक अंतःक्रिया, पुनर्बलन। तो आपको पता है कि जो वाइगोत्स्की की थियरी थी वो सोशियो कल्चरल हम उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या तात्पर्य है? बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है बच्चा जो स्वयं कर सकता है, बच्चा जो कभी नहीं कर सकता है, बच्चा जो सहायता से कर सकता है, बच्चा जो रट के कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको पता है कि अगर बच्चे को सहायता दी जाए तो बच्चा जितना जानता हो उससे एक स्टेप आगे बढ़ के काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा सीखने में सबसे अधिक सहायक है? व्यक्तिगत अभ्यास, सामाजिक संवाद, दंड, परीक्षण। तो आपको पता है कि वाइगोत्स्की के जो थियरी है थी वह सामाजिक अंतःक्रियाओं पे ज़्यादा निर्भर थी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संवाद हो जाएगा। यदि शिक्षक संकेत, प्रश्न और सहयोग देकर छात्र की सहायता करता है तो इसे कहा जाता है आत्मसात, पुनर्बलन, स्केप फोल्डिंग या अनुकरण। तो आपको पता है कि जब किसी बच्चे को टेम्पररी हेल्प दिया जाता है तो उसको स्केप फोल्डिंग कहते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा की प्रमुख भूमिका है केवल संप्रेषण, स्मृति को कमजोर करना, सोच के विकास में सहायता या जैविक परिपक्वता बढ़ाना। तो केवल संप्रेषण नहीं होगा, स्मृति को कमजोर करना नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोच के विकास में सहायता। क्वेश्चन नंबर 6 है,
जो बच्चा आज सहायता से करता है वह कल स्वयं करेगा। यह कथन किस अवधारणा को दर्शाता है? परिपक्वता, ZPD, ट्रायल एंड एरर या पुनर्बलन। ये पुनर्बलन की बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं जो व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट हैं वो ट्रायल एंड एरर थानाडाइक बात करते हैं। परिपक्वता की भी बात नहीं होती। ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ बच्चा उस क्षेत्र में वहाँ तक जानता है और उससे एक स्टेप बढ़ने के लिए आप उसको मदद देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाणी यानी कि प्राइवेट स्पीच का मुख्य कार्य है दूसरों से बात करना, व्यवहार का नियमन, मनोरंजन या सामाजिक नियंत्रण। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार का नियम, यानी कि बच्चा सेल्फ रेगुलेशन के लिए अपने आप से बात करता हुआ नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार है? बताएंगे। विकास पहले होता है फिर सीखना होता है, सीखना विकास से स्वतंत्र है, सीखना विकास को आगे बढ़ाता है या विकास सीखने से रोकता है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि सीखना विकास को आगे बढ़ाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सीखना सामाजिक अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। बी, भाषा संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख साधन है। सी, ZPD केवल स्वतंत्र प्रदर्शन को दर्शाता है। और डी, शिक्षक सहायक की भूमिका निभाता है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन में नहीं पूछ रहे हैं, यानी कि हमको नेगेटिव टर्म ढूंढना है। तो जो ऑप्शन ए है, सीखना सामाजिक अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है, ये तो सही है, पॉजिटिव है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें नेगेटिव टर्म ढूंढना है। भाषा संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख साधन, ये भी पॉजिटिव है। ZPD केवल स्वतंत्र प्रदर्शन को दर्शाता है, नहीं, ZPD में आप बच्चे को सहारा देते हैं, तो ये और ये भी पॉजिटिव है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति का महत्व इसलिए है क्योंकि, बताएंगे। संस्कृति सीखने में बाधा डालती है, संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को आकार देती है, संस्कृति केवल भाषा को प्रभावित करती है या संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं होता। तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को आकार देती है। अब यहाँ से स्किनर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। दोस्तों जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। स्किनर का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? अंतर्दृष्टि, संज्ञानात्मक संरचना, प्रचलनात्मक अनुबंधन या सामाजिक अंतःक्रिया। तो ये अंतर्दृष्टि तो कोहलर हो गया, सामाजिक अंतःक्रिया आपको पता है कि वाइगोत्स्की की बात करेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रचलनात्मक अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, स्किनर के अनुसार सीखना किसके परिणाम स्वरूप होता है? बताइएगा। परिपक्वता, पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि या अनुकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट थे तो इन्होंने पुनर्बलन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि शिक्षक सही उत्तर पर प्रशंसा करता है, इससे उत्तर देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो यह है नकारात्मक पुनर्बलन, दंड, सकारात्मक पुनर्बलन या विलुप्ति। तो बताइएगा कि क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सकारात्मक पुनर्बलन। क्वेश्चन देखिए, स्किनर के अनुसार दंड का प्रभाव सामान्यतः होता है, व्यवहार को स्थायी रूप से बदलता है, सीखने को बढ़ाता है, भय और पलायन उत्पन्न करता है, आंतरिक प्रेरणा देता है। तो बताइएगा कि दंड का प्रभाव समानता क्या होता है? यह भय और पलायन को उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, पुनर्बलन हटाने से व्यवहार का कमज़ोर पड़ जाना क्या होता है? अगर आपने किसी बच्चे से पुनर्बलन हटा लिया है, यानी कि उनको जो आप पुनर्बलन दे रहे थे वो अब देना बंद कर दिए, तो क्या होगा? जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण, विभेदन, विलुप्ति या अनुकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विलुप्ति। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्किनर के अनुसार प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को चाहिए क्या करना चाहिए? देखते हैं। दंड का प्रयोग, सही समय पर पुनर्बलन, केवल व्याख्यान और आत्मनिरीक्षण। तो जैसा कि आपको पता है कि इस स्किनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने सही समय पर पुनर्बलन को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण नकारात्मक पुनर्बलन का है? सही उत्तर पर इनाम देना, गलती पर डांटना, शोर बंद होने पर कार्य जारी करना या परीक्षा में फेल होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। स्किनर के सिद्धांत में ब्लैक बॉक्स से तात्पर्य क्या है? मस्तिष्क की संरचना, मानसिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा, स्मृति प्रणाली या संज्ञानात्मक विकास। तो बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोग्राम लर्निंग का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्किनर। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। स्किनर के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन का सर्वोत्तम तरीका है, बताइएगा। दंड, अनुकरण, पुनर्बलन या अंतर्दृष्टि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुनर्बलन। तो दोस्तों ये स्किनर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं जो आपकी सीटेट परीक्षाओं में अलग अलग समय पर पूछे गए हैं। बात करते हैं अब थार्नाडाइक की। थार्नाडाइक का सीखने का सिद्धांत कहलाता है, बताइएगा क्या कहते हैं उसे? शास्त्रीय अनुबंधन, प्रचलनात्मक अनुबंधन, संबंधवाद या अंतर्दृष्टि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संबंधवाद, यानी कि कनेक्शनिज्म। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दोस्तों जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, ना कि अब बैठ के आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागेंगे। थार्नाडाइक के अनुसार सीखना किसके बीच संबंध स्थापित होने से होता है? उद्दीपन प्रतिक्रिया, भावना सोच, सोच अनुभव या प्रेरणा ध्यान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उद्दीपन प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। संतोषजनक परिणाम व्यवहार को मजबूत करता है, यह किस नियम से संबंधित है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या पुनर्बलन का नियम। तो बताएंगे संतोषजनक परिणाम प्रभाव व्यवहार को मजबूत करता है, किस व्यवहार को मजबूत करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। थार्नाडाइक के पजल्स बॉक्स प्रयोग में बिल्ली के सीखने का प्रमुख कारण क्या था? अंतर्दृष्टि, अनुकरण, प्रयास और भूल और अवलोकन। तो दोस्तों अगर आपने थार्नाडाइक का थियरी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एरर से बिल्ली ने सीखा था उस बॉक्स में अपना खाना प्राप्त करना। थार्नाडाइक के अनुसार अभ्यास के नियम से तात्पर्य है, बताइएगा। एक बार सीखना पर्याप्त है, बार बार अभ्यास से संबंध मजबूत होते हैं, अभ्यास सीखने में बाधक होती है और अभ्यास का कोई महत्व नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बार बार अभ्यास से संबंध मजबूत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। सीखने से पहले सीखने की तैयारी होना आवश्यक है, यह कथन संबंधित है प्रभाव के नियम से, अभ्यास के नियम से, तत्परता के नियम से या विलुप्ति से। तो अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे तो आप ऑप्शन खुद ही लगा पाओगे कि इसका जो ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, तत्परता के नियम से। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। थार्नाडाइक के सिद्धांत में दंड का प्रभाव सीखने को बढ़ाता है, संबंध को मजबूत करता है, अस्थायी और नकारात्मक होता है, अत्यधिक प्रभावी होता है। तो बताइएगा यह अस्थायी और नकारात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। थार्नाडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल नियम नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, पुनर्बलन का नियम। तो आपको पता है कि ये तीनों थार्नाडाइक के नियम हैं और ये पुनर्बलन का नियम ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट है आज के इस सेशन का। थार्नाडाइक के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को चाहिए दंड का अधिक प्रयोग करें, संतोषजनक परिणाम उपलब्ध कराना, केवल व्याख्यान देना या अमूर्त विषयों पर जोर देना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतोषजनक परिणाम उपलब्ध कराना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 10। थार्नाडाइक का सिद्धांत मुख्य रूप से किस प्रकार की सीखने की व्याख्या करता है? बताइएगा। संज्ञानात्मक, सामाजिक, व्यवहारवादी और मानवतावादी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि थार्नाडाइक, स्किनर ये सब व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में वो भी मुझे बताइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दे, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।